आप लोग देखते होंगे कि हर साल आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा होती है अक्टूबर महीने में और दिसंबर महीने में इन्हें ये सम्मान प्रदान किए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। तो आज हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं। और 2023 में चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, नोबेल का, शांति का और अर्थशास्त्र का किन लोगों को किन कामों के लिए पुरस्कार दिए गए हैं, उनके बारे में भी हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। और ये क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप सभी लोग बेहतर जानते हैं कि इस तरह के पुरस्कारों से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। और देखिए, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में और नोबेल पुरस्कार के बारे में और अभी तक जिन भारतीयों को दिया गया है उनके बारे में हम लोगों ने एक क्लास में विस्तार से चर्चा की थी। तो सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, उसे जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एक सामान्य जानकारी आपको दे देता हूँ। नोबेल पुरस्कार आप देखेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार दिए जाते हैं और आप देखते हैं कि ये 1901 से शुरू हुए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो शांति का पुरस्कार है ना, ये केवल नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी सभी आपके स्वीडन में दिए जाते हैं। और अल्फ्रेड नोबेल की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार भी किया था और एक व्यापारी परोपकारी व्यक्ति थे, रसायन इंजीनियर भी थे। और आप देखेंगे कि 21 अक्टूबर 1833 में इनका जन्म हुआ था और 10 दिसंबर 1896 में इनकी डेथ हो गई थी। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में बात करते हैं कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी, शारीर क्रिया विज्ञान में 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो ये नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्यू वीसमैन को मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। तो यहां सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए किन दो नाम को दिया गया, किन दो लोगों को, कैटालिन कारिको और ड्यू वीसमैन। किस काम के लिए दिया गया है? मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व काम के लिए। और आप देखेंगे कि 2020 की शुरुआत में शुरू हुए कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए इन दोनों नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज महत्वपूर्ण रही है। तो इन दो नाम आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा और जिस लिए दिया गया है वो भी आपको नोट कर लेना है। कैटालिन कारिको और ड्यू वीसमैन की खोज की बात करें तो कठिनाइयों को समझना चुनौती, इस अनुक्रिया से संभावित रूप से हानिकारक दुष्प्रभाव को हो सकते हैं। टीके की प्रभावकारिता कम हो सकती है। कोशिकाओं में बाह्य पदार्थों का पता लगाने की अंतर्निहित क्षमता होती है। और डेंड्राइटिक कोशिकाओं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनमें इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA को बाह्य पदार्थ के रूप में पहचानने की क्षमता है और जिससे एक अनुक्रिया शुरू होती है। क्या होती है? अनुक्रिया शुरू होती है। और आप देखते हैं कि इसके अलावा एक और चुनौती इस तथ्य से उत्पन्न हुई है कि इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA अत्यधिक अस्थिर और शरीर के भीतर एंजाइमों में ह्रास के प्रति संवेदनशील था। और इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA एक प्रकार का सिंथेटिक RNA है जिसे प्रयोगशाला में DNA टेम्पलेट और RNA पॉलीमरेज का प्रयोग करके उत्पादित किया जाता है। और इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे RNA अनुसंधान, टीके या फिर आप देखें कि प्रोटीन निर्माण के लिए। और इसमें आप देखें कैटालिन कारिको और ड्यू वीसमैन द्वारा की गई खोज देखें तो कारिको और वीसमैन ने अपनी खोज में पाया कि डेंड्राइटिक कोशिकाएं इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA को बाह्य विदेशी के रूप में पहचानती हैं, उन्हें सक्रिय करती हैं तथा सूजन संबंधी संकेत जारी करती हैं। कारिको और वीसमैन ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि स्तनधारी कोशिकाओं के mRNA के विपरीत डेंड्राइटिक कोशिकाओं ने mRNA को विदेशी बाह्य रूप में क्यों चिन्हित किया है। और स्तनधारी कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं जो पशु जाति से संबंधित हैं और इनमें आप देखिए एक केंद्रक और अन्य मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को मिलता है इसमें।
और इसमें इसने उन्हें यह समझने में मदद भी की है कि एमआरएनए के इन दो प्रकारों की गुण निश्चित ही विभिन्न है। क्या है? विभिन्न है। फिर आप देखेंगे प्रमुख खोज देख लें तो इसमें आप देखेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड की तरह आरएनए में भी 4 बेस होते हैं, ए, यू, जी और सी। कारिको और आप देखिए वीसमैन ने पाया कि स्तनधारी कोशिकाओं के प्राकृतिक आरएनए के बेस में अक्सर रासायनिक बदलाव होते रहते हैं और उन्होंने अनुमान लगाया कि लैब निर्मित एमआरएनए में इन बदलाव के न होने की स्थिति में सूजन संबंधी अभिक्रियाएं भी हो सकती हैं। और फिर आप देखेंगे कि इनका परीक्षण करने के लिए उन्होंने अद्वितीय रासायनिक परिवर्तनों वाले विभिन्न एमआरएनए वेरिएंट का निर्माण भी किया है और उन्हें डेंड्राइटिक कोशिकाओं में वितरित किया है। उनके निष्कर्षों के अनुसार एमआरएनए में बेस परिवर्तन करने से सूजन संबंधी अभिक्रियाएं काफी कम हो गई हैं और इन खोज ने आप देखें एमआरएनए की चिकित्सीय क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी डाला है और कोशिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के एमआरएनए की पहचान करने और उनके साथ अभिक्रिया को समझने में मदद भी की है। 2008 और 2010 के अध्ययनों से पता चला कि बेस संशोधनों के साथ आप देखिए एमआरएनए ने प्रोटीन उत्पादन में वृद्धि भी की है। यह प्रभाव प्रोटीन उत्पादक एंजाइम की सक्रियता में कमी से संबंधित था। और आप देखिए कारिको और वीसमैन के शोध ने एमआरएनए को नैदानिक अनुप्रयोगों के लिए अधिक उपयुक्त बनाते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। इसमें ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए दोनों आप लोग देख रहे हैं। और बेस मॉडिफाइड एमआरएनए की टीकों का अनुप्रयोग तो आप देखिए एमआरएनए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2010 तक कई कंपनियां विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस पद्धति को सक्रिय रूप से विकसित करने पर जोर दिया और प्रारंभिक जीका वायरस जैसी बीमारियों के खिलाफ टीकों की खोज की गई जो आप देखिए SARS-CoV-2 से निकटता से संबंधित है। और आप देखें कोविड-19 महामारी की शुरुआत के साथ ही SARS-CoV-2 प्रोटीन को इनकोड करने वाले बेस मॉडिफाइड एमआरएनए वैक्सीन को तीव्रता से विकसित भी किया है और इन वैक्सीनों ने लगभग 95% सुरक्षात्मक प्रभाव भी प्रदर्शित किए। साथ ही इन्हें दिसंबर 2020 की शुरुआत में मंजूरी मिल गई थी। और एमआरएनए वैक्सीनों का आप देखेंगे कि निर्माण उल्लेखनीय रूप से अनुकूलनीय और त्वरित था और जिसने उन्हें विभिन्न संक्रामक बीमारियों के खिलाफ संभावित रूप से उपयोगी भी बना दिया था। और आप देखिए सामूहिक रूप से विश्व भर में 13 बिलियन से अधिक कोविड-19 वैक्सीन खुराक दी गई हैं और जिससे लाखों लोगों की जान भी बचाई गई और गंभीर बीमारियों को भी रोका गया है। और गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान यह गेम चेंजिंग खोज इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा एमआरएनए के आधार पर परिवर्तनों के महत्व को समझने में निभाई गई भूमिका पर भी जोर देता है। अगर हम देखें एमआरएनए टीके उनके कार्यों की बात करें तो एमआरएनए का अर्थ मैसेंजर आरएनए है। एक अणु जो आप देखिए डीएनए से आनुवांशिक जानकारी को कोशिका की प्रोटीन निर्माण मशीनरी तक ले जाता है और एमआरएनए टीके सिंथेटिक एमआरएनए का उपयोग करते हैं जो रोगजनक से एक विशिष्ट प्रोटीन को एनकोड करता है और जैसे कि कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा। और जब आप देखिए एमआरएनए वैक्सीन को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो कोशिकाएं एमआरएनए ग्रहण कर लेती हैं और प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग करती हैं। प्रोटीन तब एक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है जो आप देखिए एंटीबॉडी और मेमोरी कोशिकाओं का उत्पादन करता है जो भविष्य में आप देखिए रोगजनक को पहचान सकते हैं और उससे लड़ सकते हैं। एमआरएनए टीके उत्पादन में तीव्र और कम खर्चीले हैं क्योंकि उन्हें सेल कल्चर या फिर आप देखिए जटिल शुद्धिकरण प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। एमआरएनए टीके भी अधिक लचीले और अनुकूलनीय हैं क्योंकि उन्हें रोगजनकों के नए वेरिएंट या फिर आप देखिए उपभेदों को लक्षित करने के लिए आसानी से संशोधित भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संशोधित भी किया जा सकता है। तो ये भी याद रखिएगा। और जैसा कि आपको बताया कि अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कार की वसीयतनामे के अनुसार दिया जाता है ये पुरस्कार। ठीक है, पहली बार आप देखेंगे 1901 में दिया गया था। चिकित्सा के बाद अब आप देखेंगे कि भौतिकी में बात कर लेते हैं कि भौतिकी के लिए किसे दिया गया है। तो आप देखेंगे कि भौतिकी के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार 3 प्रतिष्ठित विज्ञानियों को दिया गया है। इसमें आप देखिए पेरे एगोस्टेनी, फ्रैंक क्रॉन्ज और आप देखते हैं कि एनी एल हुई लीयर हैं। 3 नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा।
प्रायोगिक भौतिकी के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य से एटोसेकंड पल्स के विकास को जन्म दिया है और जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिली है इससे। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन गतिशीलता परमाणुओं, अणुओं और ठोस पदार्थों के भीतर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार एवं गति के अध्ययन व समझ को संदर्भित करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है और जिसमें उसकी गति, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अंतःक्रिया, बाह्य बलों के प्रति अनुक्रिया शामिल है। और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाले मूलभूत कण हैं और वे सघन नाभिक की परिक्रमा भी करते हैं और लंबे समय तक आप देखिए वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रॉन व्यवहार को समझने के लिए अप्रत्यक्ष पद्धतियों पर निर्भर रहना पड़ता था। और जैसे एक तेज गति से चलने वाले रेस कार की लंबे समय तक एक्सपोजर समय के साथ तस्वीर लेना और जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे धुंधली छवि बनती थी। और इलेक्ट्रॉनों को तीव्र गति, इनमें आप देखते हैं कि इनके पारंपरिक माप तकनीकों के लिए लगभग अदृश्य थी। और अणुओं में परमाणु फेम्टो सेकेंड के क्रम पर भी गति प्रदर्शित करते हैं जो बहुत ही कम समय अंतराल होते हैं, जो आप देखिए एक सेकेंड के 1 अरबवें हिस्से का 10 लाखवां हिस्सा होते हैं। और इलेक्ट्रॉन हल्के होने के कारण और इससे भी तेज गति से इंटरेक्ट करने के कारण एटोसेकंड दायरे में गति करते हैं, 1 सेकेंड के अरबवें हिस्से का अरबवां हिस्सा, इस तरह से आप देख सकते हैं। और वैज्ञानिकों द्वारा एटोसेकंड पल्स जनरेशन देखें तो आप देखिए 1980 के दशक में भौतिक विज्ञान केवल कुछ फेम्टो सेकेंड तक चलने वाली हल्की पल्स बनाने में कामयाब रही। फिर उस समय यह माना जाता था कि हल्की पल्सों के लिए यह न्यूनतम प्राप्त अवधि थी। हालांकि इलेक्ट्रॉनों को गति में देखने के लिए और भी छोटी अल्पकालीन पल्स की आवश्यकता थी और जिसमें आप देखते हैं कि एटोसेकंड पल्स जनरेशन में प्रगति हुई। 1987 में एक फ्रांसीसी प्रयोगशाला में एनी एल व्हीलियर और उनकी टीम ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। उन्होंने एक उत्कृष्ट गैस के माध्यम से एक अवरक्त लेजर किरण को गुजारा और जिससे ओवरटोन की उत्पत्ति हुई और तरंग दैर्घ्य के साथ प्रकाश की तरंगें जो मूल किरणों के पूर्णांक अंश थे, गैस में उत्पन्न ओवरटोन परावैगनी प्रकाश के रूप में थे। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब कई ओवरटोन परस्पर क्रिया करते हैं तो वे या तो रचनात्मक व्यतिकरण के माध्यम से एक दूसरे को तीव्र कर सकते हैं या फिर आप देखिए विनाशकारी व्यतिकरण के माध्यम से एक दूसरे को रद्द कर सकते हैं। और आप देखिए अपने सेटअप को परिष्कृत करके भौतिक विज्ञानी प्रकाश की तीव्र एटोसेकंड पल्स बनाने में कामयाब रहे। फिर आप देखिए 2001 का समय आता है तो 2001 में आप देखेंगे फ्रांस में पियरे एगोस्टेनी और उनके अनुसंधान समूह ने 250 एटोसेकंड प्रकाश पल्स की एक श्रृंखला का सफलतापूर्वक उत्पादन किया। उन्होंने इस पल्स श्रृंखला को मूल बीम के साथ संयोजित कर तेजी से प्रयोग किए और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन गतिशीलता में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान की। और इसके साथ ही आप देखिए ऑस्ट्रिया में फ्रैंक क्रॉन्ज और उनकी टीम ने एक पल्स श्रृंखला से व्यक्तिगत 650 एटोसेकंड पल्स को अलग करने की तकनीक विकसित की। इस सफलता ने शोधकर्ताओं को क्रिप्टन परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को उल्लेखनीय सटीकता के साथ मापने में मदद भी की है। और एटोसेकंड भौतिकी के अनुप्रयोग देखें तो अल्पकालिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। एटोसेकंड पल्स वैज्ञानिकों को अल्ट्रा फास्ट परमाणु और आणविक प्रक्रियाओं की छवियों को कैप्चर करने में सक्षम बनाता है। इसका पदार्थ विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटेलिसिस जैसे क्षेत्रों जिसमें आप देखिए त्वरित रूप से हो रहे परिवर्तनों को समझना महत्वपूर्ण होता है पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स तो आप देखिए छठिक चिन्हों के आधार पर विशिष्ट अणुओं की पहचान करने के लिए एटोसेकंड पल्स का उपयोग चिकित्सीय निदानिक परीक्षणों में किया जा सकता है। यह मेडिकल इमेजिंग और आप देखिए डायग्नोस्टिक तकनीकों को बेहतर बनाने में मदद करता है। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में प्रगति तो एटोसेकंड भौतिकी, कंप्यूटिंग और दूरसंचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अधिक तेज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास को बढ़ावा दे सकती है। उन्नत इमेजिंग और आप देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी, जीव विज्ञान से लेकर खगोल विज्ञान तक के क्षेत्र में अनुप्रयोग के साथ आप देखिए एटोसेकंड पल्स को संशोधित करने की क्षमता उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी में मदद करती है। और भौतिकी के क्षेत्र में अन्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो आप देखें
2022 के देख सकते हैं, ये 2021 के हैं। एलन एस्पेक्ट, ए जॉन एल क्लोसर और एंटोन जिलिंगर इन टेंग्ल्ड फोटोन के साथ प्रयोगों के लिए वायलेशन ऑफ बेल इन इक्वालिटीज की स्थापना और क्वांटम सूचना विज्ञान के क्षेत्र में विकास करने के लिए 2021 में आप देखिए इस सीओ कोरो मनावे और क्लोस हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु के भौतिकी मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने तथा ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए दिया गया था ये। अब बात करते हैं हम लोग रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन किन लोगों को मिला है, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो आप देखिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए मोंगी जी वावेंडी और लुइस ई ब्रुस तथा आप देखिए एलेक्सी आई इकीमोव को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। तो नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान में 3 लोगों को दिया गया है। एक आप देखिए मोंगी जी वावेंडी और आप देखते हैं कि दूसरे हैं लुइस ई ब्रूस और तीसरे हैं आप देखिए एलेक्सी आई एकीमोव। अगर हम लोग देखिए क्वांटम डॉट्स का आविष्कार देखें तो इसमें आप देखेंगे कि हालांकि लगभग 40 वर्ष पूर्व वैज्ञानिकों ने पाया कि नैनो स्केल पर एक ही तत्व के नैनो कण आमतौर पर 1 मीटर के 1 से 100 अरबी आकार के अपने बड़े समकक्षों से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो इस पारंपरिक धारणा का खंडन करते हैं। और परंपरागत रूप से यह अवधारणा व्याप्त थी कि शुद्ध तत्व के सभी हिस्सों में जो किसी भी आकार के क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉनों के समान वितरण का उनके गुण सदैव समान होते हैं। और नोबेल पुरस्कार विजेताओं का योगदान देखें तो एलेक्सी एकीमोव, ये आप देखिए 1980 के आसपास एलेक्सी एकीमोव कॉपर क्लोराइड नैनो कणों में असामान्य व्यवहार का निरीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने इन कणों के विशिष्ट गुणों का प्रदर्शन करते हुए इन नैनो कणों का सफलतापूर्वक निर्माण भी किया। लुई ब्रुस की बात करें तो अमेरिकी वैज्ञानिक लुई ब्रुस ने कैडमियम सल्फाइड नैनो कणों से जुड़ी एक ऐसी खोज की और एकीमोव की तरह वह इन परिवर्तित गुणों के साथ नैनो कणों को बनाने में सक्षम थे। और मोंगी वावेंडी की बात करें तो मोंगी जिन्होंने शुरुआत में लुई ब्रुस के साथ सहयोग किया ने बाद में आप देखिए अद्वितीय विशेषताओं वाले नैनो कणों के उत्पादन की तकनीकों को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यों ने आप देखिए वांछित विकृत व्यवहार प्रदर्शित करने वाले नैनो कणों को कुशल और नियंत्रित निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है इन्होंने। ये भी आप देखिए नैनो कणों के विशिष्ट गुणों के कारक देखें तो आप देखिए सूक्ष्म नैनो कणों का अपरंपरागत व्यवहार क्वांटम प्रभावों के उद्भव का परिणाम है। नैनो कणों के एकल परमाणु की तुलना में काफी बड़ा होने के बावजूद 1930 के दशक में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि जब कणों को नैनो स्केल में कम किया जाता तो क्वांटम प्रभाव प्रदर्शित हो सकते सामने आइए। और इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसी परिस्थितियों में परमाणुओं में निहित इलेक्ट्रॉन तक एक सीमित स्थान में मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। आमतौर पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बाहर अपेक्षाकृत विशाल क्षेत्र में गति करते हैं। हालांकि जैसे जैसे कण का आकार तेजी से घटता है इलेक्ट्रॉनों के लिए अवरोध उत्पन्न होता है और जिससे इन विशिष्ट क्वांटम प्रभाव की अभिव्यक्ति होती है। और इस गहन समझ जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं एकीमोव तथा ब्रुस ने अपनी प्रयोगशाला में देखा और प्रदर्शित भी किया है कि परिणाम स्वरूप एक ही तत्व के उनके बड़े समकक्ष कणों की तुलना में अलग व्यवहार वाले नैनो आकार के कणों का निर्माण हुआ है। और आप देखिए कि अद्वितीय गुणों वाले इन उल्लेखनीय नैनो कणों को क्वांटम डॉट्स के रूप में जाने लगा है। और क्वांटम डॉट्स की विशेषता देखें तो क्वांटम डॉट्स नैनो स्केल कण हैं जिनका आकार आमतौर पर आप देखिए 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है। इन छोटी संरचनाओं में अद्वितीय गुण होते हैं जो उनके आकार से निर्धारित होते हैं। और विशेष रूप से आप देखिए क्वांटम डॉट्स का आकार उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग का निर्धारण करता है और छोटे डॉट्स नीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और बड़े डॉट्स पीले व लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। एक क्वांटम प्रभाव, ये आप देखिए क्वांटम सबसे छोटे पैमाने पर पदार्थ ऊर्जा के मौलिक व्यवहार को संदर्भित करता है जहां सैद्धांतिक भौतिकी अब लागू नहीं होती है। क्वांटम प्रभाव क्वांटम स्तर पर होने वाली घटनाएं हैं जहां आप देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे कण सुपरपोजिशन इंटेंगलमेंट जैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जो सैद्धांतिक भौतिकी से अलग हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी की बात करें तो क्वांटम प्रौद्योगिकी विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम सेंसर सहित नवीन उपकरणों एवं अनुप्रयोगों हेतु
क्वांटम यांत्रिकी के अद्वितीय गुणों का उपयोग करती है। क्या करती है? उपयोग भी करती है। अगर हम देखें क्वांटम डॉट्स के अनुप्रयोग देखें तो आप देखेंगे कि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, क्वांटम डॉट्स स्पष्ट एवं चमकीले प्रकाश उत्सर्जित करके एलईडी लैंप और टेलीविजन स्क्रीन जैसे डिस्प्ले की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। मेडिकल इमेजिंग, तो ये सर्जरी के दौरान ट्यूमर के ऊतकों को दीप्त कर सकते हैं, जिससे शल्य चिकित्सकों को ट्यूमर के सटीक निष्कासन में सहायता मिलती है। और इनका नैनो स्केल आकार इन्हें छोटे सेंसर में उपयोग के लिए आदर्श भी बनाता है। और आप देखिए फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप देखेंगे क्वांटम डॉट्स तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता भी रखता है, और जिससे आप देखिए भविष्य में नवीन और अनुकूलनीय उपकरणों के विनिर्माण की संभावनाएं भी हैं। और स्लिमर सोलर सेल, तो क्वांटम डॉट्स से अधिक कुशल और कॉम्पैक्ट सौर सेल बन सकते हैं, जिससे आप देखिए नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी समाधान संभव हो सकेगा। इनक्रिप्टेड क्वांटम संचार, क्वांटम डॉट्स सुरक्षित क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी को विकसित करने, संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करने में भी भूमिका निभा सकते हैं। अब हम बात करते हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार की, कि 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन लोगों को दिया गया है। तो हाल ही में मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले अनकही की आवाज जॉन फॉसी को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए आप देखिए साहित्य का 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन को। ठीक है, वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी अत्यधिक संवेदनशील और सुंदर कविता के लिए प्रदान किया गया था, और जिसके द्वारा उन्होंने उत्कृष्ट कौशल के साथ अपने काव्य विचार को अंग्रेजी जो पश्चात साहित्य का एक अहम हिस्सा है के शब्दों में व्यक्त किया था। तो 1913 में पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आप लोग याद रखिएगा। और जॉन फॉसे की बात करें तो जॉन नॉर्वे के लेखक और नाटककार हैं, और आप देखिए जॉन का कार्य उनकी नॉर्वेजियन नाई नॉर्स्क पृष्ठभूमि की भाषा और प्रकृति में निहित है, जो आप देखिए नॉर्वेजियन भाषा की दो आधिकारिक संस्करणों में आम बोलचाल में कम प्रयोग में ला जाता है। जॉन को उनके लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसे प्रया हौसे मिनिमलिज्म कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और उनकी शैली की विशेषता सरल न्यूनतम और मार्मिक संवाद है। उनकी तुलना सैमुअल बेकेट और हैरोल्ड पेंटर जैसे साहित्यिक दिग्गजों से की जाती है, और जिन्हें पहले ही साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनके विषय बेतुकेपन, निरर्थकता और फिर भी मानव स्थिति की शक्ति का पता लगाते हैं, और दैनिक के भ्रम विद्रोह करते हैं तथा वास्तविक कनेक्शन बनाने में आने वाली कठिनाइयों का पता भी लगाते हैं। फॉसे की उल्लेखनीय कृतियों में ए न्यू नेम, सेप्टोलॉजी, आप देखते हैं कि 6 से आप देखेंगे 8 आदि, एम द विंड और मिलानचोली और बोट हाउस और द डेड डॉग्स इसमें शामिल हैं, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। फिर आता है आप देखते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए, तो ये आप देखेंगे किसे दिया गया है। आप देखेंगे कि ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार शासन की अविवेकपूर्ण नीतियों की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देना तथा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने में उनके योगदान को मान्यता देता है। और आप देखिए 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस वायलियास्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया था। 2022 की बात कर रहा हूं मैं। और साहित्य और रसायन विज्ञान, भौतिकी और चिकित्सा के लिए आप देखिए 2023 के अन्य नोबेल पुरस्कारों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, आपको बता दिए हैं उनके बारे में। अगर देखिए नरगिस मोहम्मदी की बात करें तो 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कार्य करता रही हैं। अकादमी के अनुसार इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार उन सैकड़ों हजारों लोगों को भी सम्मानित करता है जिन्होंने महिलाओं को निशाना बनाने वाली शासन की ऐसी धार्मिक नीतियों जो कि भेदभावपूर्ण और उत्पीड़नकारी थी के खिलाफ संघर्ष किया है। और ईरानी आप देखेंगे प्रदर्शनकारियों द्वारा अपनाया गया आदर्श वाक्य वुमेन लाइफ फ्रीडम नरगिस मोहम्मदी के संघर्ष और कार्य को उपयुक्त रूप से व्यक्त भी करता है। और इनके योगदान की बात करें तो आप देखिए मोहम्मदी उस देश में मृत्युदंड के खिलाफ वकालत करती हैं जहां अधिकांशतः फांसी की सजा की जाती है।
और कॉलेज के दिनों से ही आप देखते हैं कि वह महिलाओं के अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। जेल में बंद कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सहायता करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें 2011 में पहली बार गिरफ्तार भी किया गया था। और मानवाधिकारों की लड़ाई की बात करें तो जेल में रहते हुए उन्होंने राजनीतिक कैदियों, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ शासन द्वारा यातना और यौन हिंसा के व्यवस्थित उपयोग का विरोध करना शुरू किया, जो कि ईरान जेलों में किया जाता है। महसा अमीनी विरोध प्रदर्शन, ईरानी हिजाब आंदोलन के दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों के लिए जेल से समर्थन व्यक्त किया और अपने साथी कैदियों के बीच एकजुटता कार्यों का आयोजन भी किया। और आप देखेंगे कि मोहम्मदी द्वारा प्राप्त अन्य पुरस्कार भी हैं। ये आप देखिए अलेक्जेंडर लेंगर पुरस्कार 2009 में लाइन है। 2023 की शुरुआत में यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार और ओलोफ पाल्मे पुरस्कार भी दिया गया। उनकी पुस्तक ब्राइट टॉर्चर इंटरव्यूज विद ईरानी वुमेन प्रिजनर्स और ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आप देखिए महोत्सव तथा मानवाधिकार फोरम में रिपोर्टेज के लिए एक पुरस्कार भी जीता है इन्होंने। और ईरान में आप देखते हैं कि महिलाओं को कम आज़ादी देने की बात होती रहती है, विरोध प्रदर्शन भी होता रहता है। अब आता है आपका अर्थशास्त्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है, क्योंकि ये अंतिम है आपका। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लोडिया गोल्डिन को उनके शोध के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। यह शोध श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाता है। गोल्डिन इन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला है और इनसे पूर्व वर्ष 2009 में यह पुरस्कार एलिनोर ऑस्टॉम और ओलिवर ई विलियमसन को दिया गया था। 2019 में एस्थर डुप्लो और उनके सहयोगी अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रैमर को यह पुरस्कार दिया गया था। और आप देखेंगे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो आपको बताया ना कि 1968 में रिक्स बैंक स्वीडन का केंद्रीय बैंक के द्वारा डायनामाइट के आविष्कार और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दी गई थी और इसे आधिकारिक तौर पर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में रिक्स बैंक पुरस्कार कहा जाता है। और मूल रूप से आप देखिए नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, ये आप लोगों को बताया ना कि उनमें भी मिलता है। ये अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए क्लाउडिया का चयन कैसे हुआ, तो गोल्डन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करने में अग्रणी रही हैं। उन्होंने आप देखिए इस विषय पर कई किताबें भी लिखी है, जैसे अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप इन इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन ऑक्सफोर्ड 1990, कैरियर एंड फैमिली वुमेन सेंचुरी लॉन्ग जर्नी टूवर्ड इक्विटी 2021 की बात है ये, तो ये भी रहे हैं। और क्लाउडिया का कार्य अगर आप देखें तो आप देखिए गोल्डन ने सदियों से महिलाओं की आय और श्रम में बाजार में भागीदारी का पहला संपूर्ण विश्लेषण किया है और उनके शोध से परिवर्तन के कारणों के साथ साथ शेष लैंगिक अंतर के मुख्य स्रोतों का भी पता चला है। और गोल्डन के इस पथ प्रदर्शक कार्य ने पिछले 200 वर्षों में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश भी डाला है। साथ ही यह भी विश्लेषण किया है कि आखिर पुरुष और महिलाओं के बीच वेतन अंतर क्यों बना हुआ है, जबकि उस आय वाले देशों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर रूप से शिक्षित होने की संभावना रखती हैं। उनका शोध अमेरिका पर केंद्रित था, लेकिन उनके निष्कर्ष कई अन्य देशों पर भी लागू होते हैं एक तरह से। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके नोबेल पुरस्कार जो भी दिए गए हैं उन सब की कहानी खत्म होती है। और एक सामान्य जानकारी मुझे लगता है कि होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये क्या क्या हो गया आपका, भौतिकी हो, चिकित्सा हो, रसायन विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, शांति हो, साहित्य हो, सभी पुरस्कारों के बारे में हम लोगों ने एक ओवरव्यू ले लिया। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है।